अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप सबके प्यार भरे फीडबैक का मोहब्बतें बांटें, नफ़रतों को ख़त्म करें, माफ़ करना सीखें और अल्लाह की मखलूक से प्यार करें। अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा। कल मैंने बात की थी आपसे कि एक कॉल ऐसी आई जो मुझे कॉल के दौरान ही शक सा पड़ गया। बात करने वाली जो भी थी इस तरह की वो बातें कर रही थी कि मुझे लगा जैसे ये कोई इंसान नहीं है, कोई और मखलूक है। मैंने फिर कहा कल मैं इस पे बात करूंगा और इजाज़त या कुछ इस तरह के मसाइल्स होते हैं कुछ, वो मैं चेक कर लूंगा और उसके बाद हो सकता है मैं आपको खुल के इसके ऊपर बताऊं। कहानी कल मैंने रिकॉर्ड कर ली थी और आज फिर से मेरा राब्ता हुआ है। और वो जो भी है उन्होंने मुझे एक बात कही है कि आपसे अभी और राब्ते होने हैं, तो आप अभी इसको किसी भी स्टोरी में शामिल ना करें। लेकिन मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, ये ना समझो कि मैं आपको नहीं सुनाने जा रहा। तो जब मुझे इस तरह का मैसेज मिला कि आप अभी इसको स्टोरी में शामिल ना करें, इसके ऊपर कोई भी बात ना करें, तो मैंने कहा ठीक है, मैं इस पे अभी फ़िलहाल कोई बात नहीं कर रहा। हो सकता है आगे जाके कुछ मौका ऐसा आ जाए। उसने कहा बाद की बाद में। लेकिन क्योंकि मैंने कल कहा था तो मेरी ज़िंदगी का इसी तरह का एक सेम जुड़ा हुआ वाकया, बहुत से राज हैं मेरी ज़िंदगी में। मैं एक ऐसा शख्स हूँ, खुद भी नहीं जानता मैं कैसा शख्स हूँ। मैंने फ़न भी किया है लाइफ में, एंजॉय भी किया है, गुनाह से बचने की कोशिश की है। गुनहगार शख्स हूँ, फिर भी कोशिश ज़रूर करता हूँ की है। मेरी ज़ात से किसी का दिल ना दुखे, ये बहुत जिस पे कोशिश कर भी रहा हूँ और दुआ भी करता हूँ, या अल्लाह मरते दम तक मैं इस पे कायम रहूँ कि मेरी वजह से किसी को दुख ना हो। लेकिन फिर मैंने कहा कि इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ, हो जाता है। लेकिन फिर कोशिश करता हूँ मैं दिल से माफ़ी भी मांग लूँ। पहले दिन से इस पे अमल नहीं कर रहा, सीखना शुरू किया। गुस्सा निकाल देता था, एहसास होता था मैंने किसी का दिल दुखाया है, फिर माफ़ी मांग लेता था। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए। लेकिन क्योंकि बात मैंने शुरू की थी कि मैं क्या हूँ मुझे खुद भी नहीं पता। ज़िंदगी में कुछ मेरे साथ ऐसे वाक़यात भी बीते हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं। कुछ कहानी मैं सुना चुका, कुछ ऐसे अजीबो गरीब हैं जो दिल करता है आपको सुनाऊं, लेकिन फिर चुप कर जाता हूं, रह जाता हूं, नहीं ये मुझे नहीं सुनाने चाहिए। लेकिन कल एक बात कही थी तो उसी तरह की एक कहानी मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ बीती है, ख्वाहिश है वो आपको सुना दूं। अजीबोगरीब बहुत से वाक़यात हो चुके हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ में मैंने सुनाए हैं। एक लड़की कराची से मुझसे मिलने के लिए आई, उसके जिस्म के अंदर से सोइयाँ निकलती थी, कट लगाती थी, सोई निकल आती थी। मुझसे मिलने के लिए गया तो बहुत अजीबोगरीब केस था। राज की रिकॉर्डिंग से वापस आया, घर के अंदर एक बच्चा बैठा हुआ था, उसको देखा, गायब हुआ। उमर फारूक इस वक्त दुबई में है, मेरे कैमरामैन थे। बहुत प्यारा शख्स, बहुत मोहब्बत करने वाला शख्स, आज भी मुझसे बहुत प्यार करता हूँ। उमर, फराज, जवेद इकबाल, तनवीर गिलानी, सारे ही बहुत अच्छे थे। उमर और फराज ये हमेशा मेरे साथ रहते थे। कासिम, लव यू कासिम, मिस यू कासिम, वो अपनी ज़िंदगी में बिज़ी है। वहाँ पे बहुत से वाक़यात होते जिनात के, बहुत शरारतें करते हैं और वो मेरी टीम का हिस्सा थे, हम राज कर रहे थे। तो यकीन मानिए हमारी ज़िंदगी में जिनात के इतने वाक़यात होते थे। वो बच्चे मेरे साथ अटैच भी होते थे, डरते भी बहुत थे। कहते थे सर जी तुहानू छड्ड भी नहीं सकते, तुसी प्यार बड़ा करते हो, तो डर भी बड़ा लगता जे। जिस रात में उनके साथ होता था तो कहते थे आज मदर साहब साथ हैं, अल्लाह खैर ही करे, फिर कोई मसला ना हो जाए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती थी। रोही टीवी का मैं बॉस बन गया। मैंने 2007 में रोही टीवी में एज एक सीनियर प्रोड्यूसर ज्वाइन किया था। इस्लामाबाद में मैं जॉब करता था। इस्लामाबाद ATV छोड़ के सराइकी ज़ुबान को प्रमोट करने के लिए मैं रोही टीवी में गया। उस वक्त मुल्तान का सबसे सीनियर बंदा रोही टीवी का मैं था, बाकी न्यू थे, उनको मैंने ट्रेनिंग दी, उनको सिखाया। आज बहुत बड़ी एक खौफनाक अपनी कहानी है जो आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। खैर,
उस बिल्डिंग में जहाँ पे हम रहते थे, तकरीबन कोई वो 4 कनाल 8 कनाल की वो कोठी थी रोही टीवी की, जहाँ पे हमारा ऑफिस था। वहाँ पे भी हमने बहुत सारे राज तो नहीं किए, लेकिन बहुत सारे शोज़ किए। वहाँ पे भी एक जिन बाबा रहते थे, आज भी हम उसको बहुत मिस करते हैं। कुछ दोस्तों ने आके उसके ऊपर बात भी की, जी छोड़े, मैं नहीं बात करना चाहता, क्योंकि हम बहुत इंजॉय भी करते थे, डरते भी थे, रातों को बहुत ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें भी होती थी। लेकिन ये उन दिनों की बात है जिस वक्त मैं अनाउंस हो गया कि जी इनको हेड बना दिया गया है। अब जितनी भी रोही टीवी की प्रोग्रामिंग थी, जितने भी प्रोग्राम चलने थे, उन सबका बॉस मैं था, सारे प्रोड्यूसर मेरे अंडर थे। खुद भी मैं एज ए सीनियर प्रोड्यूसर, एज ए एंकर 3-4 प्रोग्राम कर रहा था। तो वहाँ पे मेरा एक कमरा था जहाँ पे मैं बैठता था, लोग मिलने के लिए मुझसे आते थे, सारे प्रोड्यूसर मेरे साथ आके बैठते थे, हम लोग गपशप करते, एक बहुत अच्छा प्यारा माहौल था। मेरे सेल फोन पे एक कॉल आई, मैंने हेलो किया तो एक लड़की बात कर रही थी। उन्होंने मेरा नाम लिया, मज़हर मलिक बात कर रहे हैं। प्रोफेशनल सी एक आवाज़ थी। प्रोफेशनल से मतलब जिसको हम कहते होते हैं, ख़वातीन जब बात करती हैं, घरेलू औरत का स्टाइल और होता है, एक ऑफिस में एक मेल्स के साथ काम करने वाली जो ख़वातीन होती हैं, उनको लबो लहजा जो होता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, उसको मैं प्रोफेशनल कह रहा हूँ। उसके मतलब उनको डीलिंग आती है, बात करनी आती है, कि लहजा बताता है कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मुल्तान जैसे इलाके में कोई खातून आपको कॉल करेगी तो डरी डरी सी आवाज़ होगी, समझ गए होंगे आप। जब उन्होंने कहा मज़हर मलिक बात करें, मैंने कहा जी बात कर रहा हूँ, आपसे मिलना है। मैंने कहा जी आ जाइए, मेरे ऑफिस आ जाइए, मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं जी, आपके ऑफिस में आपसे नहीं मिलना, बाहर आपसे मिलना है। मैंने कहा जी मैं पूछ सकता हूँ किस सिलसिले में मिलना है, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूँ, हाँ मैं अवेलेबल हूँ नहीं हूँ, या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, क्या इशू है। उन्होंने कहा नहीं जी, आपको वहीं पे ही बताया जाएगा, जब आप आएंगे तो मैं आपको वहीं पे बैठ के, कहीं कॉफ़ी पीते हैं कहीं पे बैठ के, और या चाय पीते हैं, आपको कोई और पसंद है आइसक्रीम वगैरह तो वो खा लेते हैं, वहीं पे मिलते हैं। अब मेरा लहजा इस तरह का था कि मैं इनकार भी नहीं कर पा रहा था, और उनको थोड़ा सा एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि नहीं मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, काम बहुत ज़्यादा होता है, मैंने ऑफिस को देखना होता है, बेहतर है आप यहाँ पे आ जाएं। तो ये हुए। तो उन्होंने कहा आप फ़लाँ शख्स को जानते हैं? वो एक बहुत बड़े, छुपाऊंगा इस वक्त उसको, मुझे भी कुछ याद नहीं है उनके नाम शाम ये वो है, लेकिन फिर भी मैं छुपाऊंगा। वो लॉयर थे कोई बहुत बड़े। जी मैंने कहा नाम सुना सुना सा है। उन्होंने कहा जी मैं उनकी सिस्टर हूँ, वो हेड लेवल पे भी रह चुकी हैं, मैं उनकी सिस्टर हूँ, आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा अच्छा आप वकील हैं, लॉयर हैं? कहते जी मैं लॉयर हूँ। मैंने कहा जी इनसे तो डरना चाहिए, बड़े सख्त लोग होते हैं। कहते क्यों जी, कभी आपके साथ अल्लाह ना करे कुछ बुरा हुआ? मैं कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, सुन रखा है मैंने। तो वो एकदम से फिर सॉफ्ट लहजे में आ गई, नहीं नहीं आपने वकीलों के बारे में गलत सुना है। मैंने कहा जी अभी आप जिस तरीके बात कर रही थी, मुझे तो अभी भी आपसे डर लग रहा था। खैर ऐसी बातें हुई। उन्होंने कहा फिर कब आ रहे हैं? मैंने कहा ऐसे करते हैं कल का रख लेते हैं। टॉपिक क्या है? उन्होंने कहा बहुत ज़रूरी है, फ़ोन पे अच्छा नहीं लगता, आप आ जाइए। मैं कहा ठीक है। एक जगह हमने डिसाइड की, अगले दिन मैं वहाँ पे टाइम पे पहुँच गया। जब मैं वहाँ दाखिल हुआ तो वो खातून लड़की थी, पहले से मौजूद थी एक टेबल पे। मैं गया और मुझे उन्होंने यहाँ तक बता दिया था कि एक टेबल रिज़र्व होगी, आप उस पर आ जाइएगा। जब मैं उस रिज़र्व टेबल की तरफ बढ़ा तो मैंने दूर से देख लिया, काला कोट पहने एक तकरीबन 24-25 साल की एक लड़की वहीं पे टेबल पे बैठी है। जैसे करीब पहुंचा वो खड़ी हो गई। उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, हाथ नहीं बढ़ाया, बैठी रही। मैं खड़ी रही। मैं कहा जी वालेकुम अस्सलाम, प्लीज़ बैठिए। मैं बैठ गया। क्या लेंगे? मैंने इस तरह कहा। मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा नहीं कुछ तो लेना होगा। मैंने कहा मेरे लिए कॉफ़ी मंगवाइए। ऑर्डर हम दे चुके, तो हम बातें शुरू हुई नॉर्मली जिस तरह बातें करते हैं, कोई मीडिया के हवाले से नहीं, कोई मेरे प्रोग्राम के हवाले से नहीं, कोई उस वक्त मैं जो प्रोग्राम कर रहा था फ़नी प्रोग्राम करता था, घोस्ट हंटिंग नहीं कर रहा था। बहुत स्टार्ट की बात है। फ़नी प्रोग्राम करता था, यूनिवर्सिटी कैंपस करता था, यूनिवर्सिटी में जाके स्टूडेंट्स का कंपटीशन करवाता था। फ़नी मुराद ये था कि वो एक रोड शो था, मैं चिट चैट करता था, लोगों को तंग करता था। तो उस वक्त लोग बड़ा मुझे पसंद करते थे कि यार ये फ़नी बंदा है, बड़ा गपशप करता है। म्यूज़िक का एक प्रोग्राम था, रात को रोही रंग लाइव चलता था, तो उसका होस्ट मैं था, सिंगर्स मेरे साथ बैठे होते थे, हम लाइव गाने सुनते थे। ऐसे फिर कभी कभी मॉर्निंग शो करता था, एज ए एंकर बता रहा हूँ आपको, कैमरे के सामने मैं कर रहा होता था। मैंने कहा इस हवाले से शायद मिलना चाह रही होंगी। उन्होंने कोई प्रोग्राम के हवाले से बात नहीं की, इधर उधर की बातें करते रहे। कैसा जा रहा है आपका ऑफिस, रिस्पांस कैसा है आपको मुल्तान में, काफ़ी बैकवर्ड है, अभी टीवी नया नया है और अभी आपको प्रॉब्लम आ रही होंगी, परेशानी आ रही होंगी। इस तरह की हमारी हल्की फुल्की बातें होती रही। उनका जो नक्श थे चेहरे के अट्रैक्टिव थे, सांवला सा रंग था, काला नहीं सांवला सा रंग था,
बिल्कुल स्लिम सी वो खातून थी, नफासत से बाल बनाए हुए थे, खूबसूरत थी, सांवला रंग भी उनका बहुत अट्रैक्टिव था, अट्रैक्शन थी उनके अंदर। तो जी मैंने कहा आप मुझे बताइए। मैंने कहा वो तो इस बात पे टॉपिक पे नहीं आ रही जिसलिए उन्होंने मुझे बुलाया है, तो मैं ही उनसे कहता हूँ। मैंने कहा जी बताइए, आपने मुझे बुलाया था। कहती क्यों, आपको जल्दी है? मैं कहा यकीनन मैंने ऑफिस जाना है, मैं पहले आपकी तरफ आया हूँ, फिर मैंने ऑफिस के मामलात भी देखने होते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, तो आप अर्ज़ कीजिए, बताइए। कहती मेरी एक दोस्त है बहुत अच्छी, मेरे साथ ही काम करती है, लॉयर बनने जा रही है, प्रैक्टिस कर रही है, पढ़ भी रही है। उसने आपका जिक्र किया था कि उसको ख्वाहिश है, उसने कहीं आपको टीवी वगैरह पे देख रखा है, मैंने तो टीवी देखती नहीं हूँ, तो आपसे वो मिलना चाहती थी, तो बड़ी ख्वाहिश थी। तो वो बिल्कुल सादा सी लड़की है, उसको बिल्कुल नहीं पता, तेज़ तरारी उसके अंदर बिल्कुल नहीं है, एक छोटे से देहात से आई हुई है, और मैं उसको एक बहन की तरह ट्रीट करती हूँ, मेरी दोस्त भी है, बहन भी है। तो वो किसी से मिलती है, बात करती है तो ऑफिस टाइमिंग में ही, लेकिन वो आपसे मिलने की ख्वाहिश रखती थी, कहती थी मुझे उनके ऑफिस जाना है उनसे मिलने के लिए। तो मैंने उनको इजाज़त नहीं दी, मैंने उसको कहा उसका नाम फ़र्जी रख लेते हैं, साइमा कर लेते हैं। नहीं, साइमा नहीं करते, उनका मिलता जुलता नाम रख लेते हैं ना, चलें कोई साइमा ही ठीक है, कोई भी रख लेते हैं। तो वो आपसे मिलना चाह रही थी, तो मैंने उसको इजाज़त नहीं दी। मैंने कहा पहले मैं उस बंदे को बुलाऊंगी, उससे मिलूंगी, और मैं देखूंगा क्या वो इस काबिल है कि उसके साथ बैठा जा सके, वो रिस्पेक्ट देने वाला है, या ख़वातीन को किन निगाहों से देखता है। तो इस तरह उन्होंने बातें की। मैंने कहा जी मुझे समझ नहीं है इस बात की, मतलब मेरी ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं, मुझे इसलिए बुलाया गया है ताकि वो फिर मुझसे मिल सकें। कौन है वो ऐसी शख्सियत, ऐसी पर्सनालिटी जिसके लिए स्पेशली मुझे यहाँ पे बुलाया गया है, वो मुझसे मिलना चाहती है? कहती नहीं वो मिलेगी आपसे, बहुत जल्दी मिलेगी, मुझे अच्छा लगा आपसे मिलके, आप अगर ऐसे हैं जैसे नज़र आ रहे हैं फिर तो बहुत अच्छे हैं, तो वो आपसे मिलेगी। मतलब मेरा एक दिल था कि आपके साथ चाय पीजिए, मुझे मकसद कतन समझ ना आया कि हम क्यों बैठे हैं, आज उन्होंने मुझे क्यों बुलाया। खैर बातें शातें होती रहीं। उन्होंने कहा जल्दी दोबारा हम एक सिटिंग रखते हैं, एक और मुलाकात होगी, आज मुझे भी ज़रा जल्दी है, मैं उलझी हुई हूँ। अजीब सी बात है कि यार वहाँ से उठ के मैं जब ऑफिस पहुँचा तो मुझे कतन समझ ना आया कि हमारा क्या मकसद था, हम क्यों बैठे थे। एक लड़की मुझसे मिलना चाह रही है, नाम तक भी नहीं बताया गया मुझे, और वो जो खातून है, जो लड़की मुझसे मिलना चाह रही है, इनकी फ्रेंड बनी हुई है, बहन बनी हुई है। समझ ही आया था कि जी पहले ये इन्वेस्टिगेशन करने आई थी, फिर वो मुझसे मिलेंगी। खैर 1 महीना गुजर गया, मैं भी इस बात को भूल गया, कोई लड़की ने, किसी ने मुझसे कोई रब्ता नहीं किया। 1 हफ्ता तक मैं शायद वेट करता रहा कि शायद वो खातून फिर मुझसे रब्ता करे। मैं उलझ गया था ना कि कैसा मिलना था कि मुझे ही उलझा के चली गई। मैं अपने ऑफिस जाता, वापस आता, कभी कभी जहन में आ जाता यार उस खातून का फ़ोन नहीं आया। मैं किसी से जिक्र भी नहीं कर सकता था इस वाक़ये का, नहीं आया। हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 महीना गुजर गया, कोई रब्ता नहीं हुआ। मैं अपने ऑफिस में बैठा था, तकरीबन कोई 1 महीने से भी थोड़ा सा ऊपर टाइम हो गया था कि मेरा पीएन अंदर आया, कहते मदर साहब। मैं कहा जी सर फारिग हैं। मैं कहा बताओ। सर कोई लेडीज़ आई हैं, आपसे मिलना चाह रही हैं। मैंने कहा यार किस सिलसिले में? कह रहे सर ये नहीं बताया उन्होंने, आगे आपका नाम लिया है कि उनसे मिलना है। तो मैंने कहा जी आप बैठें रिसेप्शन पे, मैं पता करके आता हूँ। तो मैंने कहा यार फ़ोन कर लेते। उन्होंने कहा नहीं कर। मैंने कहा पता नहीं आप कमरे में बाज़ होते हैं, कमरे में नहीं होते, तो इसलिए। मैं कहा अच्छा चलें भेज दें उनको, मैं अभी फ्री हूँ। थोड़ी देर के बाद एक 18-20 साल उम्र होगी तकरीबन, ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती, एक लड़की कमरे में दाखिल हुई। उसने सर पे दुपट्टा लिया हुआ था, बिल्कुल एक आम घरेलू लड़की जिस तरह कपड़े पहनती है उसी तरह के कपड़े उसने पहने हुए थे, लेकिन उसका चेहरा जो था वो बहुत खूबसूरत था, रंग बहुत गोरा था और बहुत खूबसूरत, और उसके चेहरे से ही मासूमियत टपक रही थी, जिसे लगता था कि बहुत ही मासूम सी लड़की है। ऐसा मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं कहा जी जी प्लीज़ आइए। ख़वातीन की मैं वैसे भी बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं उनके लिए बाकायदा खड़ा हो गया। मैं हर खातून के लिए खड़ा होता हूँ रिस्पेक्ट में। हम किसी की माँ बहन को इज़्ज़त देंगे तो हमारी माँ बहन को भी कोई इज़्ज़त देगा। मैं ख़वातीन की इज़्ज़त का बहुत कायल हूँ, मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ। वो बैठ गई और दाखिल होती मैंने उनका चेहरा देख लिया था। यकीनन सी बात है मेरे लिए वो चेहरा बहुत खूबसूरत चेहरा था, बहुत ही खूबसूरत चेहरा, मासूमियत, नक्श बहुत तीखे, और सादगी, और कोई बनावटी नहीं, कोई फैशन नहीं, मेकअप तक भी चेहरे पे नहीं था, शायद कोई लिपस्टिक हो, लेकिन इतना खूबसूरत था जैसे कुदरती अल्लाह ने मेकअप किया हो। वहाँ के बैठ गई और मैं उनसे पूछ रहा हूँ जी
आप क्या लेंगी, चाय लेंगी, ये लेंगी, वो फॉर्मेलिटी जिस तरह होती है। उन्होंने कहा नहीं कुछ भी नहीं। मैंने कहा फिर भी मैंने कहा फ़ोन पे कि यार चाय लेके आए। जी बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। अभी तक मेरा जो रवैया था, अभी तक जो मेरा लहजा था, बिल्कुल वही नॉर्मल और सॉफ्ट था जो अमूमन कोई मर्द या औरत मेरे कमरे में ऐसे आते थे जिनसे मैं पहले नहीं मिला होता था, उनको इसी तरीके में डील करता था, सॉफ्ट है लहजे में। जी प्लीज़ बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। आंख भर के अभी तक मैंने उनको देखा नहीं था, क्योंकि मेरी ये पर्सनालिटी ऐसी है, अगर मैं किसी को, मेरे खुदा जानता है फैमिलीज़ में से कई दफ़ा मुझे गिला ये किया है, शादी हुई, कोई फंक्शन है, कोई इवेंट है, तो ख़वातीन मुझसे कहती हैं कि इतने तुम अब नखरेबाज हो गए हो, प्राउडी हो गए हो कि तुम सलाम तक भी नहीं किया। मैं कहता हूँ जी पहली बात ये है, जब मैं ख़वातीन के अंदर से गुजरता हूँ तो निगाहें नीची कर लेता हूँ, कसम खुदा की, मैंने सच कह रहा हूँ। मैं इधर उधर नहीं देखता कौन बैठा है कौन बैठा है, सामने आ जाए तो मैं फौरी तौर पे एहतराम करूँगा, मैं प्राउडी नहीं हूँ। लेकिन क्योंकि निगाह नीचे रख के जाता हूँ, कोई ये ना समझे कि देखो कैसे घूरता हुआ जा रहा है। पाकिस्तान में रहता हूँ ना, कोई गोरों के मुल्क में, तो कोई ये ना समझे कि घूरता हुआ जा रहा है, इसलिए मेरी निगाहें नीची होती हैं। कभी ना सोचिएगा मेरे अंदर नखरा आएगा, खुदा मुझे नखरा ना दे। तो मैं इसलिए देखा नहीं। हाँ, आप ये गिला उस वक्त कीजिए जब मैंने आपकी तरफ देखा और मुंह फेर लिया हो। आपने देखा होगा मेरा सर नीचे होता है, मैं आज भी जब गुजरता हूँ सर नीचे करके गुजरता हूँ, कोई ये ना समझे हमारी तरफ देख रहा है। आंखों में शर्म हया होती है। उनको भी मैं इस तरह ट्रीट कर रहा था, मैंने अभी उनको देखा नहीं था। उन्होंने कहा जी मेरा नाम फर्जी जो मैंने रखा है साइमा है, और फ़लाँ फ़लाँ जो हैं मेरी बहन भी हैं, मेरी टीचर्स भी हैं, वो आपसे मिली थी, उन्होंने आपसे मेरा जिक्र किया होगा। तब तक मेरे दिमाग से वो बात निकल चुकी थी। मैं वेट करता रहा, एक महीना, एक हफ़्ता, 2 हफ़्ते, नहीं जब हुआ तो मैंने कहा जी कौन वो। उन्होंने कहा जी वो आप कॉफ़ी पीने के लिए फ़रान रेस्टोरेंट गए थे। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो लॉयर और इस तरह के, जी जी बिल्कुल। अच्छा वो आप हैं जिनका जिक्र हुआ था। जी वो मैं हूँ। अच्छा 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 अच्छा। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि इनका जिक्र हुआ था। मैंने कहा जी वो तो मुझे समझ ही नहीं आई, उन्होंने मुझसे कोई रब्ता भी नहीं किया, हम बैठे हैं, बात की है, और इस अंदाज में वो चली गई कि मुझे समझ नहीं आया क्या मसला था। फिर उन्हें रब्ता भी नहीं आया क्या आज आ पाई हैं। बखैर बताइए प्लीज़ क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ। उन्होंने कहा जी कोई हेल्प नहीं, मैंने आपको टीवी पे देखा, मुझे अच्छे लगते हैं, तो मेरी ख्वाहिश थी, मैं आपसे मिलना चाह रही थी। मैं एक बहुत ही सादा सी लड़की हूँ, मैं एक गाँव की लड़की हूँ, मुझे इजाज़त नहीं है कहीं भी जाने की। वहाँ मैं सीख रही हूँ, अभी उनके साथ में होती हूँ। ये भी मैंने थोड़ा सा गोल मोल सा किया उनका सीखने वाला, क्योंकि मैं सीक्रेट रखना चाह रहा हूँ। तो मुझे ख्वाहिश थी आपसे मिलने की, लेकिन मेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं थी मैं आपसे मिल सकूँ। तो मैं बाजी को कहा था मेरे साथ चलें, तो उन्होंने कहा मैं पहले मिल लेती हूँ फिर तुम चली जाना, वो भी बहुत बिजी होती हैं, तो आपसे मिल नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे कहा चली जाओ, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं पैदा हो रही थी मैं आपकी तरफ जाऊँ। वो सर नीचे करके बात कर रही थी, मुझे आपसे मिलना था। तो मैंने कहा जी जी मैं आपसे सामने बैठा हूँ, हुक्म कीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं कुछ ख़ास कहना नहीं है आपसे, बस मुझे ख्वाहिश थी मैं आपके साथ बैठूँ, मिलूँ, आप प्रोग्राम बहुत अच्छे करते हैं। उन दिनों में हम लाइन अप कर रहे थे, या मेरे ख्याल में लाइन अप हो गया था, वो मेरा जो घोस्ट हंटिंग का आइडिया, जिसको राज नाम देने जा रहे थे, हम प्रोग्राम करने जा रहे थे। तो वहीं पे वो उनके सामने बैठे हुए बातें भी होती रही, तो वहीं बैठे बैठे फ़ोन पे उस आइडिया को भी डिस्कस हुआ। हाँ ठीक है वो लाइन अप हो गया, लोकेशन ही करनी है। तो उन्होंने कहा ये आप कोई प्रोग्राम करने लगे हैं नया। मैंने कहा हाँ जिन्नात के ऊपर एक प्रोग्राम है। उस वक्त तक ये अभी प्रोग्राम इस तरह के शुरू नहीं हुए थे कहीं पर भी। जिन्नात के ऊपर प्रोग्राम है, और जहाँ पर जिन्नात होंगे वहाँ पर हम कैमरे लेके जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो वो खुश होगी, उसके आंखों में ना चमक सी आ गई। तो कहती मुझे भी साथ लेके जाएंगे। मैंने कहा नहीं आपको तो साथ हम लेके नहीं जा सकते, क्योंकि अभी नया नया शो है, अभी तो हम खुद करेंगे, कुछ प्रोग्राम करेंगे, देखेंगे फॉर्मेट क्या बनता है, फिर उसकी एडिटिंग होती है, कितने कैमरे लेके जाना है, न्यू एक आइडिया है, इस पर अभी किसने वर्क नहीं किया, तो इसका पता भी नहीं है इसको करना कैसे है, तो शुरू में तो प्रॉब्लम आएगी। हाँ आगे जब सिलसिला बनेगा तो आपको ज़रूर साथ लेके जाएंगे। तो उसको एक मौका सा मिल गया कनेक्ट रहने का। कहती फिर तो मैं जुड़ी रहूँगी, मैं आपके पास आती रहूँगी, आपको आप तंग करूँगी, मेरा ये बहुत शौक है जिनों का और इस तरह की चीज़ों का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा आपको डर नहीं लगता। कहती है लगता है लेकिन इतना भी नहीं लगता, मुझे शौक है मैं जिनों से मिलूँ, मुझे शौक है मैं जिन देखूँ। खैर ऐसे बातें होती रहीं। हम काफ़ी देर बैठे रहे, नॉर्मली ऑफिस के भी काम करते रहे। लड़के बहाने से मेरे प्रोड्यूसर आते थे, सर वो आपसे पूछना ये था, मुझे आते पूछते चले जाते, आते पूछते चले जाते, जिसको वो उठ के चली गई तो सारे बारी भी आया, सर हम तो कोई काम ही नहीं था, देखने आए थे, इतनी खूबसूरत हमें बता दें। एक कहे मैंने इसको अपने ड्रामे में लेना है, कहे सर मेरे प्रोग्राम के लिए होस्ट चाहिए, मुझे होस्ट नहीं मिल रही है, लड़की मुझे दे देंगे। कहे मैं कहा यार वो काम के लिए आई नहीं है, टीवी के लिए उसने कहा ही नहीं, वो किसी और काम से आई थी, तो मैं कैसे उनको कह दूँ। हाँ बाकी नेक्स्ट टाइम आती हैं, मेरी बात नहीं हुई तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह उनसे पूछूंगा, अगर वो टीवी में किसी शो में काम करना चाह रही हैं, तो ड्रामों में या किसी चीज़ में, तो मोस्ट वेलकम।
तो सर नंबर होगा आपके पास? तो मुझे याद आया मैंने उनका नंबर तक नहीं लिया था। मैं इस तरह का नहीं था, कोई हाँ प्रोग्राम बन रहा है, कुछ करना है तो फिर मैं नंबर लूँ, मैं ऐसे क्यों किससे नंबर लूँ। खैर वो चली गई, लेकिन मेरे दिमाग में ज़रूर याद रही। वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी मासूमियत थी कि मुझे याद रही। टाइम कुछ और गुजरा, अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। मैं रात को जब घर जाता था, अकेला मेरा घर था, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के जब मैं जाता था, 3 बेडरूम हाउस था, अटैच बाथ, फर्स्ट वन मैंने जिन्नात के लिए बंद किया हुआ था, वहाँ पे जिन्न रहते थे। उसके साथ जो कमरा था उसको मैंने नीचे वाला सिस्टम बनाया हुआ था, नीचे कालीन बिछा के कुशन वुशन और इस तरह का मैट्रेस भी डाल दिए थे कि कोई सोना चाहे बैठना चाहे, मेरे कोई कैमरामैन गेस्ट जिस तरह लेट कोई आते हैं तो वहीं पे। और साथ वाला जो थर्ड वाला बेडरूम था आगे जाके, वो मेरा बेडरूम था, उसमें मैंने बेड शेड लगाया हुआ था, सिंगार मेज़ थी, पूरा सेट किया हुआ था बेहतरीन किस्म का। वहाँ जब मैं अकेला रात को जाता था सोने के लिए, तो अकेला रहता था, तो वहाँ मुझे खातून याद आती थी। यार बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह, बड़ी मासूमियत है उसके अंदर। तो लेकिन एक बात सच है, जब मेरी शादी हुई थी मैंने अपनी वाइफ को सारी स्टोरियाँ अपनी सुना दी थी। मैंने कहा था यार मेरी लाइफ थी, मेरी ज़िंदगी में कोई था नहीं, अब आप मेरी ज़िंदगी में। बहरहाल मैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे मुँह से निकलनी शुरू हो जाती हैं तो मैं इसको कंट्रोल कर जाता हूँ। सिंपल, मैं जब कभी कभी रात को अकेला घर में होता तो मुझे याद आती मूवीज़ में, तब भी हॉरर देखता था। कैसे देखता था, जब रात के 2 बजते थे तो लाइटें सारी घर की ऑफ़ कर देता था, बेडरूम की लाइटें ऑफ़, आगे खूब अंधेरे के अंदर मैं टीवी या लैपटॉप या स्क्रीन चला के बैठता था, मूवी देखता था और मज़ा आता था, मैं डरता भी था। कुछ अरसे के बाद वो खातून फिर से मेरे ऑफिस आई, मुझे फ़ोन पे बताया गया जी कोई साइमा नाम की खातून है सर, आपसे मिलना चाह रही है। मैंने कहा जी भेज दें। साइमा नाम से फ़ौरन मेरे दिमाग में आ जी, मैंने कहा या अल्लाह वही हो, और देखा वही है। आ गई, गपशप हुई, बातें शातें हुई और इस तरह बैठे रहे, गपशप करते रहे। तो मुझे कहती है सर एक बात बुरी लगती है, मुझे लड़के आ रहे होते हैं आपके प्रोड्यूसर, जा रहे होते हैं, बात होती है, मैं आपसे, आपको पता है मैं एक भोली भाली सी एक घरेलू किस्म की लड़की हूँ, बोलना मुझे भी नहीं आता, क्या बात करूँ, मैं तो चुप बैठी रहती हूँ। और वो ऐसी थी, उसको बोलना नहीं आता, चुप करके बैठी रहती हूँ। आपसे मैं अगर एक बात को आप बुरा तो नहीं मानेंगे जी? मैंने कहा हाँ जी बताएं। उसको मेरे से, मेरे ख्याल में 2 या 3 प्रोड्यूसर, 2 प्रोड्यूसर थे जिनका मैं इस वक्त नाम नहीं लूँगा, जो कमरे में आए थे, जिन्होंने उसको देखा था। एक जो था वो हमारा पीएन था जो चाय देने आया था, पीएन का नाम मैं भूल रहा हूँ। उन्होंने कहा सर अगर बुरा ना माने, क्या ऐसा हो सकता है किस दिन आप टाइम निकालें, हम बाहर बैठ जाते हैं, आप ही को भी बुला लेंगे। मैं कहा ठीक है बाहर बैठ जाते हैं। हमारा जी तय हो गया और हमने एक डेट रख ली फ़लाँ उसी ही जगह पे जहाँ पे वो उनकी वो जो आपी टाइप थी, वो लॉयर थी, वकील, वहीं पे बैठ के जी हम गपशप करते हैं। वहीं हम बैठ के, और वो अकेली आई, उसकी आप ही ना आई। हम बैठे, हमने काफ़ी गपशप की। आज उसको भी ज़रा खौफ नहीं था, झिझक नहीं था, आज वो मेरी तरफ देख भी रही थी, सर झुका के जिस तरह बैठती थी उस तरह भी नहीं था। आज काफ़ी वो फ्रेंडली माहौल में मेरे साथ आ गई थी, गपशप की। उसने प्रोग्रामों के ऊपर ज़्यादातर बात की मुझसे। अच्छा वो जो आप प्रोग्राम करते हैं वो बड़ा अच्छा है, उसमें जो आपने वो उस बंदे को तंग किया था, मैंने आपका वो भी देखा है। वो जो उस बंदे के साथ आपने उसको तो सर रुला ही दिया, वो तो बेचारा तंग आ गया था इतना, आपने, हम बहुत हंसे थे। वो मेरे सारे प्रोग्राम देखती थी, उसको हमने डिस्कस किया, टोटली प्रोग्रामों के हम डिस्कस करते रहे और हम बैठे, गपशप हुई। अब ऐसा हुआ हम गाहे बगाहे मिलते थे, चंद आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए गपशप करते थे प्रोग्रामों के ऊपर, इधर उधर की। मैंने उससे एक दफ़ा फिर दूसरी तीसरी मुलाकात पूछा कि यार आपने अपने बारे में नहीं बताया। उन्होंने कहा सर मैं एक गांव से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं कभी आपको अपने घर इनवाइट करूँगी, मेरे माँ बाप हैं, भाई नहीं है, कमाने का ज़रिया, माँ बाप बूढ़े हो गए, अब मैं हूँ, कोशिश कर रही हूँ कोई जॉब साहब का इस तरह का सिलसिला हो जाए कि मैं घर वालों को कमा के दूँ। जो एक जमा पूंजी सी है ज़मीनों से जो आ जाती होती है, थोड़ी बहुती जो ज़मीनें हैं वही हम उसी में गुज़र बसर कर लेते हैं, तो बस आगे ख्वाहिश है कि मैं अपने पाँव पे खड़ी हो जाऊँ। इस तरह की उसने बातें की, ज़्यादा नहीं बताया। मिलना मिलाना रहा, मैं अपने काम में भी बिज़ी रहा। तो एक दिन राज प्रोग्राम का तकरीबन कोई दूसरा एपिसोड था या तीसरा मुकम्मल हो चुका था। पहला इस्लामाबाद से एडिट हुआ था, मैंने बड़ा रोला डाला था कि मैं खुद एडिट करूँगा, एक हमारे थे बॉस खाम का। खैर दूसरा तीसरा एपिसोड था, तो उसने मुझे कहा कि सर मैंने राज के ऊपर डिस्कस करनी है आपसे। मैंने कहा ठीक है हम मिलते हैं। उन्होंने कहा नहीं आज ही मिलना है। मैंने कहा यार आज तो मैं बहुत बिजी हूँ, फिर कभी रखते हैं। उसने कहा सर कहाँ है? मैंने कहा मैं इस वक्त बस ऑफ करने लगा हूँ, आज जल्दी जाने लगा हूँ, सुबह मैंने जल्दी आना है ऑफिस में,
तो अभी जाके इस पे मैंने पेपर वर्क करना है, काफ़ी लोकेशन आई हुई है, उसको डिस्कस करना है, अपने असिस्टेंट से डिस्कस करना है, तो मैं घर की तरफ रवाना हो रहा हूँ। उन्होंने कहा सर मैं चलूँ आपके साथ? मैंने कहा कहाँ? कहती आपके घर। मैंने कहा यार मैं थोड़ा सा अजीब सा हुआ, क्योंकि अच्छा ऐसा नहीं कि ये पहली खातून थी जो मेरे घर जा रही थी, जाती थी बहुत ज़्यादा, आप मीडिया पर्सन थे और आना जाना था इस तरह, तो मैं थोड़ा सा ऐसे झिझक सा गया। तो कहती है अच्छा अच्छा ठीक है सर रहने दे। मैंने कहा नहीं नहीं, फिर मुझे ऐसे लगा जैसे मैं वो लड़की हो के कह रही है मैं इस तरह क्यों कर रहा हूँ, जबकि अल्लाह जानता था कि मेरी भी एक इज्जत की निगाह से उसको देखता था। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, कहाँ है आप, कहाँ हैं? उसने कहा मैं फ़लाँ जगह पे हूँ मार्केट में। अच्छा, मैंने कहा मैं आपको पिक करता हूँ। मैंने उनको पिक किया, गाड़ी में पहुँच गए और कुछ खाने पीने की चीज़ें भी ले ली। घर पहुँचे और बैठ के पहले हमने खाना पिया। उन्होंने कहा मैंने भी खाना नहीं खाया, वो हमने बैठ के खाना चाना खाया, गपशप करते रहे और उसके बाद फिर राज के ऊपर पेपर वर्क शुरू किया। उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की, ये सच है। आप सर ये कर सकते हैं जिन्नात के ऊपर, आप ये वाला जुमला भी सारा बोल सकते हैं आप। मैं इस वक्त टेक्निकली चीज़ें हैं जो मतलब कैमरे से नहीं, जिन्नात के हवाले से उसका जुनून था, उसको शौक था। तो मैंने उससे पूछा भी था आपको ये बातें कैसे पता है? उन्होंने कहा सर मैं कहानियाँ बहुत पढ़ती हूँ, मैंने बहुत जिन्नात के बारे में पढ़ा है, मैं इनको बहुत जानता। मैंने कहा यार आपका तो नॉलेज है। और मेरा उसी रात जब उनसे बहुत डिस्कस हुआ जिन्नात के ऊपर, तो उनको काफ़ी नॉलेज था। मैंने कहा अच्छा खाते क्या हैं? उन्होंने कहा ये क्या है। मैंने कहा पहनते क्या हैं? उन्होंने कहा ये हैं। रहन सहन क्या है, खुशी गमी क्या है, बहुत सारी बातों का उनको जवाब था। मैंने कहा वेल डन यार, आप तो मेरी इस मामले में हेल्प कर सकती हैं। गुड हुआ आज, तो आज आप आ गई। मैं चाह रहा हूँ अगला एपिसोड ज़रा मज़ेदार हो, चेंज किया जाए, नया नया प्रोग्राम है। हमने बैठ के पेपर वर्क किया, कुछ बहुत सारा लिखा, करते 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 रात काफ़ी हो गई। तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम बज गया। वो इस तरह रहा कि टाइम का मुझे भी नहीं अंदाज़ा रहा, उनको भी। तो मैं एकदम परेशान हो गया। मैंने कहा टाइम देखा है, ये तो 12:30 हो गए, आपने तो घर जाना था। उन्होंने कहा सर मैंने आज अपने घर नहीं जाना, आज मैंने आप ही की तरफ ही रहना था और मैं आप ही को बता के आई थी कि मैं आपकी तरफ जा रही हूँ। तो मैंने कहा उन्होंने आपको इजाज़त दे दी? उन्होंने कहा सर उनको पता है, मैं उनको ये भी पता है कि मैं आपके घर पे हूँ। तो मैंने कहा उनको मेरे घर का पता है? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा फिर आपने ऐसी कैसी हिम्मत कर ली कि मेरे आप घर आ गई हैं, उनको घर का भी नहीं पता? कहती है सर मैंने भी आपको जज कर लिया और आप ही ने भी मुझे कहा था इस बंदे पे आंखें बंद करके एतमाद करना, इसकी आंखों में शर्म व हया है, ये बंदा बुरा नहीं है, तुम इस पर ट्रस्ट कर सकती हो, तुम्हारा भी जिन्नात और ये प्रोग्राम शौक़ है तो तुम कर सकती हो। तो मैंने कहा अच्छा, मेरी प्रोड्यूसर लोगों ने भी मुझे एक दफ़ा कहा था आप शो करना चाहेंगी कोई? उन्होंने कहा नहीं सर मैं टीवी पे नहीं आना चाहूँगी। मैंने कहा ड्रामे में या कोई कंपेयरिंग करनी? उन्होंने कहा नहीं सर मैं कुछ नहीं करना चाहूँगी। खैर मैंने कहा अब क्या करना है, आपने यहाँ सोना है तो मेरे बेडरूम में आप बेड पे बेशक सो जाएं, और यहाँ इस कमरे में सोना चाहें जहाँ आप कंफर्टेबल फील करें, या अगर आपको कहीं छोड़ना है तो मैं छोड़ आता हूँ। आप अकेली रहना चाहें, मैं चाबियाँ आपके हवाले कर रहा हूँ, आप यहाँ पे रहें, मैं चला जाता हूँ। अब मैं भी थोड़ा सा अजीब हो गया था। सच्ची बात यह कि यार इस वक्त इनका रुकना ठीक नहीं है। मैं फॉर्मेलिटी में कह रहा था, मेरी ख्वाहिश नहीं थी। उसको भी मेरी टोन समझ आ गई थी, फॉर्मेलिटी में कह रहे हैं, अच्छा नहीं लगता इस तरह। तो उन्होंने कहा नहीं सर वो मैं अपनी आप ही से कह के आई थी कि मैं लेट भी होगी तो अब मैं आ जाऊँगी, आप अगर बुरा ना मानिए तो मुझे छोड़ दें। मैंने कहा ठीक है आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। गाड़ी में बिठाया। उस दिन हमने काफ़ी बातें की घोस्ट हटने के ऊपर, जिन्नात के ऊपर, राज के ऊपर, जिन्नों के ऊपर, जिन्नों के टापे के ऊपर। जब मैं उनको छोड़ने गया तो एक सोसाइटी थी, उसके गेट के बाहर उन्होंने कहा आप मुझे बस यहाँ उतार दें, आगे थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है, मैं चली जाऊँगी। एक बात, जितनी भी दफ़ा हम मिल रहे थे वो सादगी में आती थी। उनके कपड़े भी कोई महंगे नहीं होते थे, कोई बुटीक के नहीं होते थे, मॉडर्न नहीं होते थे, बिल्कुल सादा होते थे, लेकिन सिलेक्टेड कपड़े होते थे। सादगी में भी बुरे कलर वाले नहीं थे, रंग बिरंगे बहुत ज़्यादा नहीं थे, सॉफ्ट कलर थे, मतलब होते हल्के थे, लेकिन लगता ऐसे था जैसे महंगे कपड़े पहने हुए, ब्रांड के पहने हुए। वो कह देती थी सर ये बहुत हल्के हैं, इतने महंगे नहीं हैं, ये मैंने सस्ते लिए थे। खैर मैंने उनको सोसाइटी के बाहर उतारा और वो अंदर चली गई। फिर प्रोग्राम जो किया, वो जो हमने बातें डिस्कस की हुई थी, उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। उन्होंने जो 2-3 आइडिया मुझे दिए थे उस पर मैंने अमल भी किया और मुझे उस पर साइन रिकॉर्ड भी हुए। मैं पढ़ाई करता था, दायरा कड़ा करता था, और बहरहाल उस मामले में जो मेरी काफ़ी हेल्प की। कुछ दिनों के बाद उसने मुझे कहा कि मैंने उन्हें कहा कि यार आपका घर देखना है, आपने अपने घर ही नहीं बुलाया, आपका कहाँ घर है? मुझे तो बहुत शौक़ है। आपने कहा मैं गांव से हूँ, तो कहाँ पे है उनका गांव? तो उन्होंने मुल्तान से थोड़ा सा ही फासले पे, मुल्तान के एरिया में आता है, एक जगह बताई। वो वाली जो जगह है वहाँ पे सर मेरा घर है, लेकिन काफ़ी दूर है और ज़मीनों के बीच में है, वही हमारी ज़मीनें हैं, वो हमने दी हुई हैं मुस्ताजरी पे, उसी का हमें पैसा आता है, तो दरमियान में हमारा घर है, लेकिन सर वो आप जैसे बड़े बंदों के लिए नहीं। मैंने कहा जी क्यों, क्या हुआ?
गरीब सा घर है, एक छोटा सा घर है, वो आप क्या देखेंगे। और मैंने कहा यार कोई ये अल्लाह माफ़ करे थोड़ा है कि मैंने वहाँ पे जाके क्या करना है, घर घर है, आपने खुद ही कहा था आपको दिखाना है, तो गांव का माहौल है, चलें वहाँ चलते हैं। हम एक अच्छे दोस्त हो चुके थे। उन्होंने कहा ठीक है सर, जल्दी मैं आपको अपने घर इनवाइट करती हूँ। फिर ऐसा हुआ, एक दफ़ा उन्होंने कहा सर रेडी चलें। मैंने कहा मजाक में उनसे कहा क्या खिलाएं पिलाएंगे। उन्होंने कहा सर घर में जो होगा वो मैं आपको खिलाऊं पिलाऊंगी, क्योंकि अम्मी अब्बू आज नहीं है तो मैं आपको अपना घर दिखाना चाह रही थी। मुझे ये था कि आप कहीं मेरी गुर्बत का मजाक ना उड़ाएं, मैं हिम्मत नहीं कर पाती। उसके अंदर सादगी कूट कूट के भरी हुई थी। मैं आपको अपना घर नहीं दिखाना चाहती थी, मेरा घर बहुत कच्चा सा घर है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा कहा तो मैं आज आपको लेके जा रही हूँ, तो देख लें आप मेरा घर, लेकिन सर मेरी गुर्बत का मजाक ना उड़ाएगा। मैंने कहा ये कैसी आपने बात की है, आपने मेरी नेचर देखी है कि कोई मैं इस तरह का बंदा हूँ। मैं तो ठीक है अपनी मर्ज़ी से जीता हूँ, लेकिन ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मैं किसी की गुर्बत का मजाक उड़ाऊँ। आई नो सर, इसलिए तो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, वरना मैं किसी को अपना घर ना दिखाती। प्रोग्राम बन गया जी। वो गाड़ी में आगे बैठी, हम गाड़ी ड्राइव की मैंने, और पहुँचते पहुँचते मुल्तान का एक खैराबाद एरिया शुरू हो गया। गर्मियों के दिन थे। गाड़ी चलते 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 एक वीराने की तरफ आ गई, बंजर ज़मीनें आ गई कुछ। मैंने कहा यार इतना दूर है आपका घर। कहती है जी सर, मैंने आपको कहा था ना एक देहात ही बनता है एक छोटा सा। और ऐसा ही हुआ, जब बंजर ज़मीनें ख़त्म हुई तो फिर ज़रखेज़ ज़मीनें शुरू हुई। वहाँ पे कुछ रोड के साथ ही 8-10 घर भी बने हुए थे, आबादी शुरू हो गई थी। उसने कहा सर बस ये आबादी है ना, इसी आबादी में ही हमारा घर है। हम मेन रोड पे चलते रहे तो उसके बाद एक सीधे हाथ को कच्चा रास्ता उतरता था। उसने कहा सर इसको नीचे उतार दें। बिल्कुल एक कच्चा सा रास्ता था, लेकिन गाड़ी की जगह बनी हुई थी। वहाँ लगता था कि कोई गाड़ी आती जाती रही है। उस रास्ते पे गाड़ी उतारी तो गाड़ी चलती रही चलती रही चलती रही। काफ़ी आगे जाके एक जगह पे एक कच्चा सा घर दूर से ही नज़र आ रहा था। दीवारें भी उसकी छोटी छोटी थी, बहुत ऊंची दीवारें नहीं थी, बिल्कुल मट्टी का बना हुआ था, लेकिन अच्छा बना हुआ था। मतलब एक मट्टी का भी टूटा फूटा होता है, वो टूटा फूटा नहीं था। दीवारें उसकी बिल्कुल कायम दायम सी। शुरू में 2-3 दरख्त थे, उनकी छाँव थी, और उसके नीचे चारपाई पड़ी हुई थी। एक दरख्त जो बिल्कुल घर के कोने पे था, कोने पे दीवार थी जहाँ पे ख़त्म हो रही थी, उसी के बिल्कुल साथ एक, आज भी मुझे याद है, एक दरख्त था। उस दरख्त के थोड़ा सा फासले पे कस्सी बोलते हैं या क्या बोलते हैं, वो पानी देने के लिए, ज़मीनों को पानी देने के लिए वो जो एक बनाई होती है जिसमें से पानी गुजरता है, काफ़ी मतलब 4-5 फुट की होती है चौड़ी, वो बनी हुई थी। और उसी वो जो कोने का दरख्त था उसके ऊपर झूले लगे हुए थे। 2 झूले लगे हुए थे। एक बिल्कुल पीछे लगा हुआ था जो टूटा खड़ा था, कभी इस्तेमाल होता होगा लेकिन वो अब टूटा हुआ था। आगे जो था वो बिल्कुल ठीक था। झूले से मुराद रस्से बांधे गए थे, और रस्से के नीचे एक फट्टा था, फट्टा लकड़ी का जो तख्ता होता है, उसको दोनों सेंधों से बांधा हुआ था। उसके ऊपर आप झूले लेते थे, और मोटी टहनी थी जिसके ऊपर बांधा गया था। गाड़ी रोकी, वहीं पे गाड़ी रोकते ही, तो मेरी एक कमज़ोरी है, मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है, जब देहात का माहौल हो, गर्मियाँ हो और दरख्त के नीचे चारपाई पड़ी हो, तो मैं वहाँ पे ऐसे लगता हूँ मुझे जैसे जन्नत में आ गया हूँ। गाड़ी से उतरा, मैंने कहा यार 1 मिनट, मुझे इस दरख्त के ऊपर बैठने दो। मैं दरख्त के ऊपर बैठा, ऐसे बैठे बैठे ना टांगे लटकाई हुई चाहे लेट गया। मैंने कहा यार थोड़ा सा सुकून देने लो, ये मेरी कमज़ोरी है ये जगह। उन्होंने कहा सर मुझे पता है आपको इस तरह का माहौल बहुत पसंद है। मैं लेट गया, वो कहीं अंदर चली गई, और जब वो अंदर गई तो बाकायदा मेरे लिए लस्सी लेके आई। जस्त का एक जग था, पुराना एक जस्त का बना हुआ, जस्त का ही बना हुआ, एक नीचे से छोटा होता है ऊपर से चौड़ा होता जाता है। उसमें उसने लस्सी डाल के दी, चाटी की लस्सी, मीठी नहीं नमकीन होती है चाटी की लस्सी। चाटी की लस्सी ला के दी, लस्सी पी, क्या बात थी लस्सी की, कमाल लस्सी थी, इसमें कोई शक नहीं। और वहाँ कुछ देर बैठे, उन्होंने कहा आए सर मैं आपको अपना घर दिखाऊं। मैंने कहा ज़रूरत नहीं है, बस आए थे, घर देख लिया, बैठते हैं यहाँ पे। यही माहौल ही था जिसको मैंने एंजॉय करना था, चारपाई पे यहाँ बैठते हैं, गपशप करते, छुट्टी का दिन था वो। उन्होंने कहा सर आए मैं आपको घर दिखाऊं। फिर भी हम अंदर गए। अंदर दरवाज़ा जो था उसके आगे एक कपड़ा लगा हुआ था। कपड़े को हटाए तो आप जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं, सामने एक दीवार थी ताकि नज़र कुछ ना आए। दीवार से आप जैसे ही टर्न होते हैं तो आप घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा सहन आपके सामने आ जाता है। दीवार बिल्कुल दरमियान में भी एक बहुत बड़ा दरख्त लगा हुआ था। एक कोने पे हैंड पंप लगा हुआ था, और उसके साथ वाशरूम और गुस्ल खाना बना हुआ था कच्चा सा। आगे आप जाते थे तो आगे 2 बड़े कमरे बने हुए थे। ज़रूरत का घर के अंदर जो सामान होता है वो गुर्बत झलकती थी उससे। किचन जो बना हुआ था वो एक कच्चा सा किचन था, ज़मीन के ऊपर एक कच्ची
वो चूल्हा बना हुआ था मट्टी का, उसके बाद पीढ़ी होती है, पीढ़ी छोटी सी होती है, चौकी टाइप होती है जिसके ऊपर बैठते हैं ज़मीन पे ऊपर, पीढ़ी टाइप, वो पीढ़ियाँ 2-3 रखी थी। और कमरे से सामान से, कमरे के अंदर चारपाइयाँ पड़ी थी, सामान से इन चीज़ों से लगता था कि वाकई वो सही कहती है, उनका गुजर बसर ही हो रहा था। वो काफ़ी गरीब फैमिली थी। और घर ऐसे विज़िट किया, उसने कहा सर ये मेरा गरीब खाना है, यहाँ से मैं आती हूँ। तो मैंने कहा यार आप आती कैसे हैं? तो उसने कहा सर ये रास्ता जो गाड़ी से आया है, ये मैं पैदल आती हूँ, पैदल चल के आती हूँ रोड तक, और रोड से वो फिर जो गाड़ियाँ गुजरती हैं मेन वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, मैं उस पर फिर बैठ के आती हूँ। मैंने कहा यार बड़ी हिम्मत वाली बात है आपके लिए। उन्होंने कहा सर गुरबत में बहुत कुछ करना पड़ता है। खैर घर शर देखा और फिर हम वापस आए, उन झूलों पे भी बैठे, झूले भी लिए, हमने गपशप की, कोई बदतमीज़ी नहीं, कोई हरकत नहीं। मुराद ये है कि कोई मजाक भी ऐसा नहीं किया जो ओवर मजाक हो, रिस्पेक्ट। उनकी एक यही बात अच्छी थी, वो तमीज़ के दायरे में रही, मैं भी तमीज़ के दायरे में रहा। उस दिन बैठ के उन्होंने जिनात पे बहुत बात की। उसने कहा सर ये जो हमारा घर है ना, ये भी हॉन्टेड है। मैंने जिनात को देखा है। मैंने कहा अच्छा कैसे देखा है? उसने मुझे चेहरा बताया, जिनात का ऐसे चेहरा होता है, जिनात का ये होता है, जिनात का ये होता है। तो मैं हंसता था। मैंने कहा भाई तुम्हारी तो बड़ी दोस्ती है जिनात के साथ। उसने कहा हाँ सर मेरी दोस्ती है, आप कभी आए ना, प्रोग्राम आप कर लें तो मैं आपको अपने घर में भी इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगी। मैंने कहा यार तू बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि मेरा प्रोग्राम चल रहा है और मेरी ख्वाहिश है मैं इन्वेस्टिगेशन करूँ, तो अगर यहाँ पे हैं। उसने कहा सर आपको क्लियर नज़र आएंगे, सामने खड़े होंगे, बिल्कुल जैसे आप चाहते हैं ना क्लियर मेरे सामने आ जाए, और आप पढ़ाई भी करते हैं तो आपको पढ़ाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपके सामने आ जाएंगे। अच्छा सर कभी आपकी जिन्हों से मुलाकात हुई है? उसके इस तरह के सवाल होते थे। मैंने कहा नहीं मेरी नहीं हुई। अच्छा अगर आपकी मुलाकात हो जाए तो आप उनसे क्या कहेंगे? मैंने कहा यार मैं तो बड़ी ख्वाहिश करूँगा, मैं तो एक अच्छा मैं हमेशा मजाक में भी कहता था, प्रोग्रामों में भी कहता था, मेरी ख्वाहिश है मुझे कोई चुड़ैल मिले और उस चुड़ैल से मैं शादी कर लूँ। तो कहती है आप क्या कहेंगे? मैंने कहा अगर मेरे सामने चुड़ैल आ जाए तो मैं उसको कहूँगा कि भाई चुड़ैल हसीन बन जाए और मेरे से शादी कर ले, आपको डर नहीं लगेगा चुड़ैल से? मैंने कहा डर किस चीज़ का? यही है ना रात के टाइम कभी कभी बहुत भयानक हो जाएगी और मेरी चीख निकल जाएगी, मेरी आंख खुल जाएगी, ओ खौफनाक, शक्ल तब्दील कर ले, तो शक्ल तब्दील कर लेगी। तो हम इस तरह हंसी मजाक करते। और घर के मुतालिक मेरा उसने कहा मैं आपका प्रोग्राम अरेंज करवाती हूँ, आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करें, आपको यहाँ पे रातों को बहुत ज़्यादा नजर आएंगे। मेरे अम्मी अब्बू बहुत डरते हैं, मैं भी कई दफ़ा देख चुके हूँ, हमें बहुत तंग करते हैं, क्या आप इनको निकाल सकते हैं? मैंने कहा हाँ मैं निकाल सकता हूँ। तो पहले आप यहाँ पे पढ़ाई करके पहले आप अपनी रिकॉर्डिंग करें प्रोग्राम की, और उसके बाद सर आप हमें निकाल के देंगे? मैंने कहा हाँ निकाल के देंगे। मैंने उस एक बात जो उसकी वो एंड में बताता हूँ ये वाली बात। खैर जिनात पे बातें हुई, उनके घर में उनको काफ़ी नज़र आते थे, उनके साथ काफ़ी प्रॉब्लम थे इस तरह के। खैर काफ़ी टाइम गुजारा तो उसने कहा, मैंने कहा चलें मैं अब इजाज़त चाहूँगा, आप अपने घर में रहें और काम बहुत हैं और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है जल्दी। उन्होंने कहा ठीक है इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है। जब मैं जाने लगा ना तो उन्होंने पहली दफ़ा मेरा हाथ पकड़ा। अभी तक हमने हाथ भी नहीं मिलाया था एक दूसरे से, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। उसका हाथ ऐसे था ठंडा यख। तो मैंने जल्दी से हाथ पीछे कर लिया। मैं कहा तुमने, अरे हमारे हाथ में बर्फ़ है? कहती नहीं। तो मैंने कहा इतना ठंडा क्यों है? उसने कहा सर मैं आपको पसंद करती हूँ, आप मुझे अच्छे लगते हैं। मैं घबराई हुई हूँ, काफ़ी देर से सोच रही हूँ मैं आपका हाथ टच करूँ, आपके हाथ को पकड़ूँ, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही। खौफ की वजह से, अंदर शर्माहट की वजह से मेरे हाथ जो हैं ये बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। और अपने हाथों को यूँ करना शुरू हो गई, झिझक गई थी, उसके अंदर एक शर्म होया हो गई थी, और शायद उसने नॉर्मल किया। उसके कहते सर अब देखें, जब मैंने हाथ किया तो अब उसका हाथ काफ़ी ज़्यादा गर्म था। मैंने कहा यार ये तो बहुत गर्म है तुम्हारा हाथ। उसने कहा सर यही होता है, पहले देखा मेरा हाथ कितना ठंडा था, वो मुझे शर्म आ रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन आपने मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे डांटा नहीं, मुझे कुछ कहा नहीं। आप डांटते बहुत हैं, क्योंकि मैं डांट देता था, डांट किसने गलत बात पे। तो अब हाथ नॉर्मल हुए हैं, तो आपको पता ना शदीद गर्मी है, तो इसलिए मेरे हाथ गर्म हो रहे हैं। जब उन्होंने ये जुमला कहा ना कि सर मैं आपको पसंद करती हूँ, इस पर मैं नहीं कहना चाहूँगा वो बात जो मैंने जवाब दी, क्योंकि वो कहते हैं कुछ बातें काफ़ी होती हैं जो बता भी दें और कुछ ना भी बताएं। मेरा जवाब जो वहाँ पे वो था कि आपको अपने वालिदैन का सहारा बनना चाहिए, आपको मोहब्बत के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। शायद मेरे दिल में क्या था फीलिंग, उसको मैं नहीं आज बता रहा। मैंने ये जुमला ज़रूर कहा कि इस वक्त आप माँ बाप का वाहिद सहारा हैं, आपको माँ उस काम की तरफ फोकस देना चाहिए जो वालिदैन। मैं अच्छा नहीं बन रहा यहाँ पे कि मैं कहूँ नहीं नहीं नहीं। रीज़न ये है कि अभी तक उनके और मेरे बीच में इस तरह की बात, हाँ मैं उनको, मुझे अच्छी लगती थी, वो खूबसूरत थी, एक अच्छी दोस्त थी, लेकिन शादी की सोच ही नहीं हुई थी मेरी।
तो मैं कैसे उनको कह देता हाँ मैं भी करूँगा। तो उस वक्त जवाब मेरा यही था कि अभी आपको फोकस करना चाहिए, बहुत उम्र पड़ी है शादी के लिए, अभी तो बहुत वक्त है, हो सकता है अल्लाह ने क्या लिखा है क्या होना है मुझे नहीं पता, अभी आप फोकस कीजिए अपने काम पे, अगर अल्लाह ने चाहा तो वो लिखा हुआ हो, ये भी हो गया, ये शादी भी हो सकती है, लेकिन अभी इस तरफ मेरा ध्यान नहीं है। कुछ इस तरह की और भी बातें हुई। उन बातों से मुझे ऐसा लगा कि मैं जो जवाब दे रहा था वो उससे मुतमईन नहीं हुई थी। उसको ये उम्मीद थी कि उसने अगर हाथ बढ़ाया आज मेरी तरफ और मोहब्बत का इजहार किया है तो मैं भी मोहब्बत का इजहार करूंगा। मेरा उसके साथ बैठना मिलना, उसको लगा था कि मैं भी उसको पसंद करने लगा। उसने क्लियर इजहार कर दिया था कि मैं तो आपके पास मिलने भी इसलिए आई थी कि मैं आपको पसंद करती हूँ, तो इसका मतलब है आप मुझे पसंद नहीं करते। मैंने कहा नहीं, मैंने ऐसी बात नहीं की कि मैं नहीं करता, लेकिन शादी और इस तरह के मामला मैंने नहीं सोचे, और एक बहुत अच्छी दोस्त की तरह आपसे मैं मिलता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने जो जवाब दिए थे, मुझे अपने जवाबों से उसके रवैये से अंदाज़ा हुआ जैसे उसको अच्छा नहीं लगा, उसका दिल टूटा है। तो मैंने कहा ठीक है मैं इजाज़त चाहता हूँ। तो जब वो मुझे इजाज़त दे रही थी तो उसका चेहरा ऐसे था जैसे वो रो पड़ेगी। पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है, मैं आज भी इस बात पर हैरान हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं हूँ किसी का रोने वाली शक्ल बन जाए, कभी इस तरह की शक्ल बन जाए तो मेरा दिल अजीब सा हो जाता है और मैं खुद रोने वाला हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं नहीं यार माफ़ करो, मैंने इस तरह नहीं था। पता नहीं उस दिन मुझे क्या हुआ, मैं करता गया ऐसे मतलब होता गया। उसका ऐसा रवैया था कि उसको दिली तकलीफ़ हुई है, उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला और वो हैप्पी नहीं है। मेरे जवाब बड़े तल्ख़ थे, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में नहीं आया, बहुत कुछ ऐसा था, तो उसका दिल टूट सा गया था। लेकिन मैं रिस्पॉन्स ऐसा नहीं दिया था कि मतलब यार मैं अगर वो रोने वाली हो गई थी तो मुझे उसको डिसहार्ट नहीं करना चाहिए था। पता नहीं क्या हुआ, मैंने ऐसा कहा कि कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और गाड़ी में बैठा, अच्छी तरीके खुदा हाफिज़ भी नहीं किया, रवाना हो गया। जब मैं रवाना हो गया, घर के करीब पहुंच गया, तब मुझे लगा कि मुझे क्या हुआ एकदम से, मैं अजीब सा हो गया था। मेरे जवाब बड़े बदतमीज़ाना थे। बदतमीज़ाना तो नहीं था, मतलब ये होता है ना डायरेक्ट आप, मैं कोई हीरो थोड़ा था भाई, मैं काम सा बंदा था और ठीक है मैं टीवी में काम कर रहा था, लेकिन मैं कभी किसी का इस तरह दिल नहीं तोड़ता था। लेकिन अब बात एकदम से वो उन्होंने ऐसी कह दी थी कुछ, मैं खुद उलझ गया था कि यार ये मैंने क्या बदतमीज़ी की है, ये किस तरह का मैंने जवाब दिया है। मैं घर पहुंचा, मेरा दिमाग बोझ सा बना हुआ था। मैंने जाते ही वज़ू किया, नमाज पढ़ी और पता नहीं क्या हुआ, मैं तस्बीह करने बैठ गया। मैं तस्बीह करता रहा और जब मैं सोने के लिए उठा तो एक मैसेज आया हुआ था, वो उस्ताद मोहतरम का था। उस्ताद मोहतरम ने मुझे कहा जब तुम फारिग हो ना, आज नहीं, जब फारिग हो मुझसे रब्ता करना, अभी मैं बिज़ी हूँ, एक टाइम बता दिया, उस टाइम में मुझसे रब्ता करना। नॉर्मल सी एक बात थी, अगर वो जब मुझे कहते थे तो कोई ख़ास वजह होती थी। मैंने कहा ठीक है, ओके का जवाब लिखते मैंने भेज दिया। मैं सो गया। अगले दिन भी उठा, बोझ था कि यार उसको मैंने कल क्या कह दिया है, वो आई थी, वो एक अच्छी मासूम लड़की है, वो मतलब बहुत सारी बातें थी। ऑफिस में बिज़ी हो गया, काम करता रहा और ये हुआ कि उसके बाद वो मेरे ऑफिस नहीं आई। और खुदा गवाह है मैंने उसका मोबाइल नंबर नहीं लिया हुआ था, ना उसने कभी दिया ना मैंने कभी मांगा। एक दफ़ा इस पर सरसरी सी बात हुई थी कि तुम्हारा नंबर तुमसे रब्ता करना चाहिए। उसने कहा सर एक मोबाइल है, वो अम्मी अबू के पास ज़्यादा होता है मेरा, क्योंकि जब मैं आती हूँ ना तो उनको दे आती हूँ, पीछे कोई मसला मसाइल बने तो वो यूज़ कर लें, मुझे इतना शौक़ नहीं है। मैं आप ही के पास होती हूँ तो मैं आप ही के नंबर से उनसे रब्ता भी कर लेती हूँ, तो वो उनके पास ज़्यादा होता है, मैं अपना ले लूँगी। मैंने हेल्प करने की कोशिश की थी कि आप गरीब हो, मैं आपको मोबाइल ले दूँ। उन्होंने कहा नहीं सर मुझे नहीं लेना, अभी मैं जान के रखना नहीं चाह रही। इसलिए मेरे पास वो घर वाला नंबर जो था मैंने नहीं लिया था। अब मेरा दिल था वो आए, मैं उनसे बात करूं, उनसे सॉरी करूं, और बहुत सारी दिल की बातें थी जो उससे आप कहूं कि देखें आपने अचानक मुझे ये जुमला कहा, अचानक बातें हुई, मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्या हुआ, क्यों हुआ, किस तरह हुआ, मुझे माफ़ किए। मैं बहुत सारा सॉरी करना चाह रहा था, बहुत कुछ करना चाह रहा था, और नहीं मैं आपसे उस वक्त कह सका। खैर कामों में मसरूफ़ हो गया। उस्ताद जी ने जो मुझे टाइम दिया था वो एक तकरीबन कोई 10-12 दिन का टाइम था कि वो कहीं आउट ऑफ सिटी जा रहे थे, उन्होंने कहा था, या कंट्री जा रहे थे कि मैं अभी हूँ वहाँ, जब वापस आऊँगा तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मैं अपने गांव में मसरूफ़ रहा था। ये तो वो उस्ताद जी ने जो एक टाइम दिया था मुझे याद है, उससे कोई 1-2 दिन पहले की बात है। मुझे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा यार कल क्या कर रहा है। मैंने कहा यार फ्री हूँ, छुट्टी हूँ। कहते चल यार डेरे पे चलते हैं, वहाँ बैठते हैं, गपशप करते हैं। तो एक दोस्त है, उसका डेरा है
और वहीं ज़रा एक दिन गुजारते हैं, तू भी वो हुआ। मैंने कहा हाँ यार मैं भी ज़रा रिलैक्स होना चाह रहा हूँ, चलो यार वहाँ पे चलते हैं। हम लोग रवाना हुए और उसी सड़क पे थे, तो मुझे वो फिर से याद आ गई, यार वो नहीं आई और उसका घर भी इसी सड़क पे है, उसे मैं रब्ता भी नहीं कर सकता, काश मैं उसका नंबर ले लेता। अब मैं सोची जा रहा हूँ कि या उसकी दोस्त का ही मैं नंबर ले लेता, वो जो थी उससे मेरा रब्ता हो जाता। कि करते करते दोस्त ने गाड़ी रोकी और उसी सड़क पे डाल दी जिस सड़क पे उनका घर था। तो मैं एकदम से चौंक गया। मैंने कहा यार ये हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा तू पहले आया हुआ है? तो मैंने झूठ कहा, मैंने कहा नहीं मैं नहीं आया हुआ। कहा फिर क्यों हैरान हो रहा है, इधर ही दोस्त का डेरा है। तो मैं चुप सा हो गया और हम चलते 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 वहीं पे जाके ब्रेक लगाई जहाँ पे मैंने जाके गाड़ी रोकी थी। उसी ही दरख्तों के पास, जो वो 3 दरख्त थे, एक बिल्कुल कोने पे था, जो दीवार का कोना था वो दरख्त था जिस पे झूला लगा हुआ था, जिस पे हम बैठे भी थे, उसके साथ वो कस्सी टाइप थी और इधर 2 दरख्त थे। जब हम उतरे हैं तो वहाँ पे पहले से एक गाड़ी भी खड़ी हुई थी, बड़ी गाड़ी। मैंने कहा ये किसका घर है? उन्होंने कहा यार ये अपना दोस्त नहीं फलां फलां। मैंने कहा हाँ। कहते उसका डेरा है ये। तो मैंने कहा वो रहता है यहाँ पे? कहता नहीं। तो मैंने कहा कौन रहता है? कहता ये बंद रहता है। मैंने कहा कोई फैमिली शैमिली कोई यहाँ रहता नहीं? कहता नहीं, डेरे इसी तरह ही होते हैं, तुझे पता है उसने अपना डेरा रखा हुआ है यहाँ पे, वो कभी कभी आता है रहता है, अभी आता ही होगा। जब हम रुके हैं तो वो भी अंदर से निकल आया। उन्हें कहा आ जाओ यार अंदर ही आ जाओ। तो वो दोस्त कहता है यार पहले इधर ही बैठते हैं ज़रा दरख्त के नीचे, फिर ज़रा अंदर चलेंगे, ज़रा दरख्त के नीचे बैठने। इसको बड़ा माहौल पसंद है, मुझे बड़ा कहता होता था गाँव का माहौल और दरख्तों के नीचे, वहाँ पे एक दरख्त है, यहाँ पे 2-3 है, ज़रा यहाँ बैठते हैं। मैं चुप सा रहा, मुझे समझ नहीं आ रही, मेरे दिमाग कह रहा है कि हो क्या गया। मैं हम वहीं पे बैठ गए, उसका मुलाजिम आ रहा है, चीज़ें से ला रहा है खाने पीने की, और मैं गुमसुम सा हो गया। वो कह रहे हैं तू क्यों चुप हो गया भाई? मैंने कहा यार तुझे पता है मुझे ये माहौल पसंद है, मैं ज़रा। तो दोस्त कहता है यार इसको एंजॉय करने दे, ये एंकर वैंकर नहीं बन के आया इस वक्त, हमारा यार है, हमारा बेली है, इस वक्त ना इस माहौल को, इसकी कमज़ोरी है ये माहौल, इसलिए इसको एंजॉय करा। तो मैं लेट गया एक चारपाई पे। ये क्या माजरा है? ये सारे सवाल मेरे दिमाग में आ रहे हैं। वो कह रहे हैं ये है, वो कह रहे हैं ये किसी का डेरा है, वो यूं है, वो वहाँ है। कुछ देर लेट रहे, उसके बाद मैंने कहा यार बड़ी प्यारी बिल्डिंग है यार, बड़ा खूबसूरत कच्चा घर है, अंदर भी ऐसे बना हुआ है। डायरेक्ट ये नहीं कहा कि मुझे अंदर लेके जाओ, इस तरह के इजहार किया जैसे मैं देखना चाहता हूँ। उसने कहा हुआ हो तो मैं अंदर दिखाते हैं। जब वो मुझे अंदर लेके गया ना, मेरा दिल धक से रह गया कि वो वाकई डेरा ही था। जिस घर को मैंने जिस अंदाज में देखा था, वो पीढ़ियाँ पड़ी थी, वो चूल्हा मिट्टी का बना हुआ था, अंदर जिस तरह कमरे थे, सब घर का हुलिया वैसा ही था। लेकिन जो उस दिन मैंने देखा था, जो सामान पड़ा था, वैसा कुछ भी नहीं था। और हम चलते हुए जब अंदर कमरे में गए हैं, वो कमरे तो कच्चे थे लेकिन बेहतरीन एक कमरा उन्होंने सेट किया हुआ था। एक ऐसे हल्का सा सेट था, देख तो बेहतरीन उसने सेट किया हुआ था बैठने के लिए। वो बहुत बड़ा कैमरा था। उस वक्त जिस तरह मैंने देखा था वो एक और अंदाज में देखा था, अब जो मैं देख रहा था तो मेरी आंखें खुली रहेगी। कच्चा होने के बावजूद बड़ा बेहतरीन सेट किया हुआ था उस बंदे ने। मैंने कहा आप रहते हैं यहाँ पे? उसने कहा नहीं। मैंने कहा कोई और रहता है यहाँ पे? उन्होंने कहा नहीं यार मेरा डेरा है, जब आगे बैठना होता है यार दोस्त बेली आते हैं, वो पीछे एक जगह बनी हुई है, वहाँ पे हम कोई तिक्के शिक्के ये कोई प्रोग्राम करना होता है वो भी हमने एक पीछे बनाया हुआ, वहाँ पे भी करते हैं, यहाँ पे बैठते उठते बैठते खाते पीते हैं, ये अपना उठने बैठने के लिए डेरा है, ये बंद रहता है। वहाँ मैं बैठा लेकिन इंजॉय नहीं कर सका। तो मैंने कहा ये जो सेटिंग है कमरे की आपने की है? कहता ये बहुत पहले से की हुई है यार, मैं सोच रहा हूँ इसको चेंज कर लूँ, अब मैं इसको तब्दील करना चाह रहा हूँ, सोफ़े शोफ़े ये वो चेंज करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा कब की थी? तो उसने कहा ये तो 4-5 साल हो गए हैं, उस वक्त हमने सेटिंग की थी। तो मैंने कहा यार बड़ा मैले ही नहीं हुए। अब क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि क्या मैंने तो कुछ अर्सा पहले यहाँ पे तब्दीली देखी है, मैं कह रहा हूँ यार ये सोफ़े जो 4-5 साल हो गए हैं तब से ऐसे ही हैं। कह रहे हैं हाँ मट्टी मट्टी है, लेकिन हम इन पर कपड़ा डाल देते हैं ताकि ज़रा मैले ना हो, तो ज़रा बच जाते हों, लिए भी ऐसे मैल खोरे थे कि मैले ना हो, तो ये 4-5 साल से ऐसे ही पड़े हुए हैं। मैंने कहा कभी निकाला भी है इनको? कभी निकाल लिया और डाल लिया? कहता है क्या आप बात कर रहे हो यार मलिक, निकाला डालना क्या, पड़े रहते हैं यहाँ पे। मैं खुद उलझ रहा था, कैसे बेतुके सवाल कर रहा हूँ जिस पे वो शक पड़ जाए कि इसको क्या हुआ है। पूछना यही चाह रहा था कि मैंने कुछ अर्सा पहले तो यहाँ पे चारपाइयाँ और बर्तन और इस तरह का सामान देखा था जो घर का होता है, ये और तरह से है। और वो कह रहा था 4-5 साल से ये कमरा ऐसे ही है।
खैर हम बैठे वहाँ पे, मैं इंजॉय नहीं कर सका। मैं उस झूले की तरफ भी गया, जब वो बैठे बातें कर रहे थे तो मुझे झूला याद था। इस झूले पे हम दोनों बैठे थे, हमने ये बातें की थी, मैंने यहाँ पे लस्सी पी थी, अंदर मैंने घर देखा था। और आज जब हम दाखिल हुए थे, वो जो पर्दा लगा हुआ था ना मेन दरवाजे के आगे, कपड़ा सा लगा हुआ था, कपड़ा भी नहीं था, सामने दीवार थी, कपड़ा भी नहीं था। मैं झूले के पास भी खड़ा रहा, बैठा नहीं, और मुझे डर भी लगा और मुझे समझ ना आई ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं ख्वाब देख रहा हूँ, ये क्या है। इसी तरह का मैं शशोपंज में रहा, कुछ टाइम मैंने वहाँ पे गुजारा। जब हम बाहर आके बैठे तो फिर मैंने उससे पूछा, यार लगता है जैसे यहाँ पे कोई फैमिली वगैरह रहती रही है। कहते नहीं नहीं ओ भाई, यहाँ पे फैमिली कोई नहीं आई, ये मेरा डेरा है, यहाँ पे ना कभी कोई हरकत हुई है, ना मैंने कभी करने दी है, कोई लड़कियों शड़कियों वाला चक्कर भी नहीं यहाँ पे, मैं खुद आता हूँ। कभी कभी मेरे घर वाले बीवी बच्चे भी आना चाहें तो वो भी आ जाते होते हैं, आते हैं, 1-2 दिन गुजारते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कोई किसी और कोई इजाज़त नहीं है। दोस्त वगैरह को भी किसी ने चाबी दी। मैंने कहा यार यहाँ ये बंद रखते हो या कोई चौकीदार भी होते हैं? नहीं नहीं, यहाँ पे चौकीदार है। तो मैंने कहा वो रहता है यहाँ पे? कहता नहीं रहता, वो भी नहीं है, आता है दिन को, वो चक्कर लगा के चला जाता है, वो देखभाल करता है सामान चोरी ना हो जाए ना, कभी कभी रह भी जाता है। तो मैंने कहा कौन सा? ये वाला। उस पास एक बैठा हुआ था। मैंने कहा हाँ ये वाला है। तो मैंने कहा यार आप कितने अरसे से रह रहे हो? अब मैंने उसका तरीके से इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया, कहीं इसने तो नहीं छुप के कहीं बेचा हुआ और वो किराए पे रह रहे हैं और वो रह रहे हैं, मालिक को पता नहीं है। उससे जितनी भी मैंने बातें की, वो मुझे एक ईमानदार शख्स नज़र आया जो अपने मालिक का वफादार था, और उसकी बातों से मुझे लगा कि कोई चक्कर नहीं है, वो ही रहता है, यही सामान पड़ा है, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा यार मुझे लग रहा है कि मैं जिनात वाला प्रोग्राम करता हूँ, ये जगह कोई भारी तो नहीं है? उसने कहा हाँ भारी है। वो मुलाजिम बोला है, मालिक नहीं। तो मालिक कहता है मैं गल्ला करता रहता है भारी शारी, मैं कई दफ़ा बच्चों के साथ फैमिली के साथ आके रहा हूँ, मुझे तो कभी मसला नहीं हुआ। तो मैंने कहा यार तू बता क्या? कहता है जी मैं रात को इसलिए नहीं रहता, आता हूँ चला जाता हूँ, ये जगह भारी है। मैंने कहा क्या देखा है? कहता है कभी मुझे लड़की नज़र आती है, कभी बूढ़ा नज़र आता है, कभी बूढ़ी नज़र आती है, कभी कोई खड़ा हुआ नज़र आता है, कभी कोई बैठा हुआ नज़र आता है। 1-2 दफ़ा ही रहा हूँ मैं, उसके बाद मैं इतना डर गया हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे नहीं बैठा। मैंने कहा लड़की किस तरह की नज़र आती है? कहता है मैंने चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन इस तरह का उसका कद था, और ऐसे मैंने उसको दूर से देखा, और जैसे ही मैंने देखा कमरे में जा रही है, मैं डर गया कि ये कौन है। पहले मैंने आवाज़ें दी कि शायद कोई औरत है, कौन आई हुई है, क्या चक्कर है, कौन है भाई, कौन है तू, ये करता हुआ। मैं अंदर दाखिल हूँ तो अंदर कोई भी नहीं था। कह रहा उस दिन मैं डर गया, शाम का टाइम था, कि मैंने क्लियर एक लड़की को, तो नौजवान लड़की थी, मैंने कहा क्या उम्र होगी उसका? कहता उम्र यही कोई 24-25 साल होगी। मेरा जो गैस था वो 20 का था, 18-20 साल का, वो 24-25 कह रहा था। मैंने कहा क्या कद था उसका? मैं उससे सवाल जवाब कर रहा हूँ एक घोस्ट हंटर के, मैं राज प्रोग्राम करता हूँ इसलिए सवाल जवाब कर रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट है, अब मुझे मौका मिल गया सवाल जवाब करने का। तो उसने कहा सर मुझसे बातें ना करें, रात को मैंने सोना होता है, मुझे तो डर लगता है, यहाँ पे आपने प्रोग्राम करना है तो करें, और वरना मुझसे नहीं। यहाँ पे बहरहाल रहते हैं, कोई ना कोई चीज़ें हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा बूढ़ा बूढ़ी कैसे देखा है? कहता नहीं देखा नहीं है, मुझे महसूस होता है ऐसे जैसे कोई खांसा हो, बूढ़े की आवाज़ आई हो, या जिस तरह कोई स्टिक लेके चलता है, ठक ठक की आवाज़ आती है, इस तरह के मुझे महसूस हुआ है जैसे कोई बूढ़ा बूढ़ी हो। एक दफ़ा कहता है मुझे एक झलक नज़र आई थी, ऐसे जैसे एक बूढ़ा और बूढ़ी चलते हुए जा रहे थे। तो उसका वो जो मालिक था ना, वो जब भी कोई मुझे इस तरह की बात बताता तो वो कहका लगाता और कहता इसकी मजाक करता उसके ऊपर, इसकी सुन लो, ये ऐसे कहानियाँ सुनाता रहता है, इसकी यूँ कर लो, ये कहानियाँ सुनाता रहता है, यूँ करता रहता है। वो फिर चुप कर जाता है, मुझे बताने की कोशिश करता है, वो ऊपर से उसको फिर कोई जुगत लगा देता है उसका मालिक, हाँ हाँ कोई जिन होगा, तुझे उसने पैसे दिए होंगे ना, तुझे जूस भी पिलाया होगा। वो फिर और भी हंसना शुरू कर देते। तो वो शर्मिंदा होकर जो मुलाजिम था बात गोल कर जाता, मुझे ना बताता। बूढ़ा बूढ़ी की भी खुल के जो मुझे बताने लगा था, उसके इस तरह जुमले कसने पर वो नहीं बता सका। तो मैंने कहा यार मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग करनी है, अगर मुझे इजाज़त दें यहाँ पे तो जिन्नात हैं। तो उसके मालिक ने कहा यार बात ये है, मैं तो इन चीज़ों से डरता शरता नहीं हूँ, ना मुझे कुछ इस तरीके की परवाह है। मेरी बीवी ज़रा वहमी किस्म की बंदी है, उसको अच्छा लगता है कभी कभी यहाँ पे आना, जब वो थक जाती है तो कहती है यार उस वाले गाँव पे चले, तो वो भी तेरे शो वो देखती होती है मेरी बीवी, उसको भी तेरा पता है, ये ना हो कोई यार वो देख लेगी, वो फ़ौरन पहचान लेगी तो हमारा घर है, तो वो फिर यहाँ नहीं आएगी, वो गलत हो जाएगा, मेरे बच्चे भी डर जाएंगे। बच्चे देखते हैं, बीवी देखती है, तो तेरी मेहरबानी यार, तुझे मैं और जगह करवा देता हूँ, इसको छोड़ दे। इसकी वजह ये है कि उन्होंने आना होता है कभी कभी डेरा या रहना होता है, ये मेरा बंद हो जाएगा, ख़त्म करना पड़ जाएगा मुझे। तू जिन्नों वाला मशहूर कर देगा, ये जिन्नों वाला कोई रिकॉर्ड हो ना हो, तू अपने जिन डाल देगा इसके अंदर, मेरा घर फारिग हो जाएगा, तेरी मेहरबानी यार। मजाक मजाक के मूड में ये देख हाथ जुड़े हैं, कितनी तुझे जगह चाहिए? जिन्नों वाली जगह चाहिए? मैं तुझे ढेरों जगह दे दूंगा, जगह ही जगह भरी पड़ी है जिन्नों वाली, इसको छोड़ दे। तो मजाक मजाक में उन्होंने टाल दिया और मुझे नहीं दिया। उन्होंने मुझे लोकेशनें दी थी बाद में, काफ़ी लोकेशनें दी थी, मैंने प्रोग्राम भी किए, वो जगह उन्होंने मुझे नहीं दी।
और जब मैं वापस आया उस दोस्त से, फिर मैंने कंफर्म किया जो मुझे साथ लेके गया कि यार ये सही कह रहा था, ये यहीं रहते हैं या कोई और भी रहता है, या क्यों मुझे इजाज़त नहीं दी। सवाल मैं ऐसे कर रहा था कि जिससे मैं निकलवा सकूं कि बाकी ये सच कह रहा है या झूठ बोल रहा है। यार वो सब सच कह रहा है, वो डेरा टाइप बंदा है, ज़मीनें शमीनें इनके काफ़ी डेरे हैं, लेकिन ये ज़रा शहर से करीब है तो इसके बीवी बच्चे यहाँ पे आ जाते होते हैं, खेलते चलते हैं। देखा नहीं तू, ये रास्ता कच्चा जो बना हुआ है, इनकी गाड़ी का निशान भी तुझे नज़र आ रहे होंगे, सिर्फ यही आते हैं और कोई नहीं आता। तब मेरे जहन में एक सवाल आया कि जब मैं पहली दफ़ा आया था तो गाड़ी के निशान तो मैंने भी देखे थे, मेरे भी दिमाग में आया था कि ये गाड़ी यहाँ पे कैसे आती है। खैर उसने कहा नहीं वो सच बात है, उसने कहा वही रहते हैं, उसका नौकर है, डरता रहता है, मैं पागल सा नौकर है। तो लोकेश ने तो बहुत है यार, तू जितनी कहेगा तुझे करा देंगे। मैंने कहा यार वहाँ पे करना है। वो कहता है यार छोड़, उनके बच्चों ने आना होता है, तुझे पता तो किस मिजाज का है। मुझे वहाँ इजाज़त नहीं मिली। अब बहुत से सवालात आपके दिमाग में भी आ गए होंगे जो मेरे दिमाग में थे। फिर वो कौन थी? मैंने ख्वाब देखा था, मैं तो गया था। अगर मैं नहीं गया था तो वो झूला मुझे कैसे याद है, वो घर पूरा मुझे कैसे याद है, वो मेरे ऑफिस आती रही है। अब वो मेरे ऑफिस भी आई है। मैंने अपने प्रोड्यूसर से पूछा यार वो लड़की याद है वो जो एक दफ़ा आई थी? उन्होंने कहा हाँ। जिसका हमने कहा था मैं वो उसको प्रोग्राम में डालना, कहते हाँ। तो कहाँ है सर वो? मैंने कहा यार कोई पता नहीं। पीएन से पूछा यार वो लड़की देखी थी? मैंने कहा पता नहीं कौन थी, क्या पता उनको नज़र ना आई। उन्होंने कहा हाँ सर देखी थी, वो आई थी। अब वो लड़की जो लॉयर बन के आई थी, जिसने कहा था मैं इसको ऐसे नहीं जाने दूंगी ये वो, तो फिर वो कौन थी? वो आई पहले मुझसे मिली। अच्छा ये लॉयर जो थी वो मुझे है, उसका मैंने पता कराया था कि एक सांवली सी इस तरह की उन दिनों में। अब मुझे उनके भाई का कौन था, हेड लेवल का था वकीलों में मुल्तान का, वो मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा था हाँ वो तो है। क्योंकि जब उसने मुझे कहा था ना मिलने के लिए, कल आप मुझसे मिलने आ सकते हैं, तो मैंने कहा था हाँ मैं आऊँगा। तो फिर मैंने उसकी तस्दीक की थी, यार कोई एक लड़की है इस तरह बता रही है, उसका भाई का नाम ये है ये है। आसिफ इकबाल ने तस्दीक की थी, मेरा चीफ कैमरामैन था, हेड था कैमरामैन का, कि जानते हो आसिफ? उसने कहा हाँ हाँ इस तरह की सांवली सी, इस तरह उसका भाई हेड रहा है। और वो उसने तस्दीक कर दी थी हाँ वो जेन्युइन लड़की है। तभी मैं उससे मिलने के लिए गया था। अगर वो जेन्युइन थी, आसिफ इकबाल भी उसकी तस्दीक कर रहा था और वहाँ पे थी, वो मुझे बाद में मिली नहीं, मुझे उसका भाई भी भूल गया। मैंने उसको ट्रेस करने की कोशिश की थी, इस तरह नहीं कि घूम फिर के पता करता लोगों से, यार किसी ऐसी लड़की को जानते हो, ये है वो है। आसिफ से भी पूछा कि यार वो याद है? उसने कहा हाँ सर याद है, उसका भाई का भी आपने मुझे बताया था, मुझे वो शक्ल तो उसकी याद है लेकिन वो उसका भाई का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी तहकीक की, उस लड़की तक पहुँचूँ, उससे कहूँ इस मसले को हल कर सकूँ। यार वो कौन थी? तुम लेके आई थी घर में, वहाँ पे वो गए थे तो वो तो कहते हैं वो रहते हैं, वो नहीं थी, वो कौन थी? मुझे खुद आज तक इस मामले की अभी तक उलझा हुआ वो क्या चक्कर था। वो लड़की मुझे नहीं मिल सकी। हो सकता है आज इस कहानी को सुनाने के बाद वही लड़की उसको याद आ जाए मुल्तान में कचहरी के पास। आपको मैं वो भी बता रहा हूँ, एक जो उस वक्त तो अब बदल गया हो, ये बात पुरानी 2007-8 की है। कचहरी के बाद एक होटल रेस्टोरेंट था जहाँ पे बैठे थे, हमने कॉफ़ी पी थी और आपने ड्रेस में आई थी और आपको याद होगा आप मुझसे स्पेशल मिली थी, पहले से बैठी हुई थी। आपको इस कहानी से ही याद आ गया होगा कि मैंने जब आपका शुरू में बताया कैसे आप बैठी थी। अगर आप हैं तो खुदारा मुझसे रब्ता कीजिए, मेरे सवाल हैं। कहानी आपने सुन ली होगी, क्या मामला था ये, क्या माजरा था, वो कौन थी, ये मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे खुद नहीं पता। मैं आज तक उलझा हुआ हूँ। क्या वो वाकई कोई जिन्नात में से थी? कौन थी मुझे नहीं पता। तो गायब कैसे हो गई? उसका तो कोई वजूद ही नहीं है। और उसके बाद कभी मैं उसे दोबारा नहीं मिल सका। उस डेरे पे मैं दोबारा भी गया था, उसी डेरे पे दोस्त को कह के यार वहाँ चलता है, मज़ा आता है। हम बैठे, वही सेटिंग थी, वही सोफ़े थे, वही बंदा था, वही चौकीदार था, सब कुछ था। किसी लड़की का कोई वजूद नहीं था, कोई फैमिली वहाँ पे नहीं रहती थी जो उस लड़की ने मुझे बताया था कि मेरे माँ बाप हैं। तो फिर वो कौन थी? जब मैंने उसको आखिरी दफ़ा कहा था, उसने कहा था मैं आपको पसंद करती हूँ, उसका हाथ ठंडा यख था, वो मुझे झटका लगा। दूसरी तो उसका हाथ गर्म था बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ये क्या? उसने कहा कि मैंने अब गर्म किया है क्योंकि गर्मी है और मुझे गर्मी लग रही है। हाँ वो पहली दफ़ा मैंने उसका हाथ टच किया था, वो गर्म हाथ था। हम इकट्ठे गाड़ी में बैठे थे, मेरे घर बैठे थे। फिर वो एक एक बात मुझे उसकी याद आई। मैंने उसको एक लड़की ही, एक आम इंसान ही समझ के डील किया था, फासला रख के, रिस्पेक्ट में। बहुत खूबसूरत थी वो, बड़ी बड़ी आंखें थी, लाल सुर्ख ऐसे उसके गाल थे जैसे उसने मेकअप किया हुआ, वो होंठ उसके ऐसे पिंक से थे, बहुत खूबसूरत, मासूमियत सी थी। मेकअप नहीं करती थी लेकिन बहुत हसीन थी। तो फिर वो कौन थी? बहुत सी बातें हुई थी, बहुत सारी बातें मैंने ज़्यादातर बता दी हैं, 80% बता दी हैं। तो फिर वो कौन थी? अगर आज आप मेरी कहानी सुन रही हैं, आप लॉयर थी, अब तो आप शादीशुदा होंगी, 7-8 की कहानी है, 8-18 कोई 24 साल हो चुके हैं,
24-25 साल इस बात को। तो अगर मुझसे रब्ता करें और इस मामले को हल कर सकें, ये मामला क्या था, मैं आज तक इस पर हैरान हूँ, मुझे खुद नहीं पता वो मेरे साथ क्या हुआ था। बहुत खूबसूरत थी और कैमरे का दौर था, लोग उसको उसमें लेना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि हम हर लड़की की तस्वीरें खींचना शुरू कर दें, अपने साथ सेल्फियाँ बनाएं, इस तरह के हम नहीं थे। ये दौर उस वक्त का था जब मोबाइल, चाइना के अभी नए नए उसको कहते थे क्यू मोबाइल लॉन्च हुआ था चाइना का, या जेनवन आते थे या क्यू मोबाइल आया था, ज़्यादा मोबाइल नहीं आए थे। ये तो आजकल सेल्फी वाला, उस वक्त सेल्फी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तस्वीर बनाने के लिए कोई मोबाइल पकड़ता था, उसका फ्रंट कैमरा नहीं होता था, मोबाइल का बैक होता था। 2007-8 में मुल्तान में तो ऐसे था, पता नहीं बाहर मुल्क में हो, फ्रंट कैमरा नहीं था, सेल्फी के लिए बैक कैमरा होता था। लेकिन कभी उठ के ये हरकत भी नहीं की थी कि उसके साथ तस्वीर बना लेते कि जी खड़े हो हम तस्वीर, क्योंकि मामला इस तरह का था नहीं कि हम खड़े होकर तस्वीरें बना रहे हैं, या कोई वो इस तरह का नहीं था। बहुत कम मेरी लोगों के साथ तस्वीरें हैं, अपनी बनवा लेते थे कैमरा मैन, मैं लड़कियों के साथ तस्वीरें नहीं बनवाते थे, तो उसके साथ भी शायद इसलिए नहीं बनवाई। बनाई होती तो शायद मैं आज आपके साथ शेयर कर देता। अभी भी इस कहानी में बहुत कुछ है बोलने को, लेकिन मैं आज जो कल जो कॉल आई उस पर मुझे आज कह दिया गया कि नहीं, अभी आप इस पर बात ना करने, आपसे मज़ीद कुछ बात करनी है। बात मैं कर लूँ और हो सकता है आगे फिर मैं वो भी आपके साथ शेयर कर लूँ। और ये पहली कहानी नहीं है, इस तरह के और भी बहुत सारे वाक़यात हैं मेरी ज़िंदगी में। आप कहेंगे तो आपके साथ आगे वो भी ज़रूर शेयर करूँगा। काफ़ी वाक़यात हैं अजीब व गरीब से, इसमें भी बहुत से सवाल हैं, आप कहेंगे तो आपको जवाब दे दूँगा अगर कोई सवाल करना चाहेंगे। तो ये थी जी आज की कहानी। वो हाय गूगल बोल पड़ी है, वो उसका कड़क हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ है, तो वो असिस्टेंट जो गूगल नहीं बोलती होती वो वाली बोली है। तो जी ये थी कहानी, इसमें कुछ पूछना चाहेंगे ज़रूर जवाब दे दूँगा। बहुत कुछ बताना चाह रहा था जो मैंने कुछ बताया, कुछ नहीं बताया, जान के नहीं किया। बहुत खूबसूरत थी वो, लेकिन वो डिसहार्ट हो गई थी मेरे जवाबों से, उसका दिल टूटा था। आखिरी दफ़ा जब उसकी मेरी मुलाकात हुई थी, जिस अंदाज़ में मैं गाड़ी में बैठा था, ऐसा लगा था जैसे उसको मैं ठुकरा के जा रहा हूँ, और उसका मूड इस तरह बना हुआ था कि आपने मुझसे अच्छा नहीं किया, आज आपने मुझे ठुकरा दिया है। उसने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था कि मैं आपको पसंद करती हूँ, आप मुझे अच्छे लगते हैं, और मेरा जवाब अच्छा नहीं था। ऐसा था जैसे इग्नोर करना कि मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं है, मेरा तो इस तरफ दिमाग ही नहीं है, नहीं मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, आप अपने वालिदैन की केयर करो, उसी तरफ फोकस रखो, आप इन कामों में ना पड़ो। इस तरह के मेरे जवाब थे जिस पर उसका दिल टूटा था। शायद मैं इजहार कर देता तो हो सकता है वो अपना आप मेरे ऊपर खोलती, बताती, क्या करती, बहुत कुछ हो सकता था। बहरहाल खैर, क्योंकि मैं हमेशा हर प्रोग्राम में कहता था मेरी ख्वाहिश है मुझे किसी चुड़ैल से शादी हो जाए, किसी जिन्नी से शादी हो जाए, इस तरह की मैं बातें करता था। आप भी अपनी कहानी भेजिए, आपकी कहानी को भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊँगा, OCS का, और लिख के भेजिए या वॉइस मैसेज करके भेजिए। लेकिन आखिरी लफ्ज़ आपका स्टोरी उर्दू में या इंग्लिश में लिखा होना चाहिए, या OCS लाजमी लिखा होना चाहिए, और आपने इसको भेजना है। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है 009231366555 00923136655500। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।